गांव में ढंढोरची ऐलान कर रहा था। सब गांव वाले एक ज़रूरी ऐलान सुने। आइंदा हफ्ते जुमा की नमाज के बाद कुश्ती के मैदान में फन्ने खान और तुरम खान एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। इस दिलचस्प मुकाबले को देखने के लिए तमाम गांव वाले तयशुदा वक्त पर मैदान में जमा हो जाएं। ऐलान का सुना था कि पूरे गांव में खलबली मच गई और यह गांव बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान एक सरसब्ज वादी में वाक़या था। चूँकि देहाती खुले मैदान में मिलजुल कर बैठने और खेल तमाशों के शौकीन होते हैं, लिहाजा सभी इस सनसनीखेज मुकाबले का बेचैनी से इंतज़ार करने लगे। मगर ये फन्ने खान और तुरम खान कौन थे और ये मुकाबला क्यों हो रहा था? दरअसल फन्ने खान सचमुच के फन्ने खान नहीं थे और ना तुरम खान हकीकत में तुरम खान थे। दोनों को अपने बारे में ये खुश फहमी थी कि गांव में इनसे ज़्यादा बहादुर और ताकतवर कोई नहीं। वो कुश्ती के दो चार दौर जानते थे और गांव वालों के सामने अपनी बहादुरी की शेखियाँ बिखेरते रहते थे। गांव के लोग इन्हें असल नामों की बजाय फन्ने खान और तुरम खान के नाम से पुकारने लगे थे। गांव के चिड़ीमार करमदीन ने इत्तेफाक से एक सुरखाब पकड़ लिया। सुरखाब एक इंतहाई हसीन परों वाला कीमती और नया परिंदा होता है। इसके बारे में मशहूर है कि जिसके पास सुरखाब होगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। करमदीन ने सुरखाब बेचने के लिए अपनी दुकान पर रख लिया ताकि उसके अच्छे से अच्छे दाम मिल सकें। अब इत्तेफाक की बात है कि फन्ने खान और तुरम खान एक साथ सुरखाब को ख़रीदने के लिए दुकान पर पहुंचे। दोनों एक दूसरे को नागवारी से घूरने लगे। तुरम खान अपनी कहनी से फन्ने खान को पीछे धकेलते हुए दुकान में दाखिल हुए। करमदीन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फन्ने खान ने ज़ोर से कहा, करमदीन, मैं सुरखाब खरीदने आया हूँ, क्या दाम लोगे? तुरम खान ने फ़ौरन कहा, मैं दुकान में पहले दाखिल हुआ था, सुरखाब सिर्फ मैं ही खरीदूँगा। फन्ने खान ने कहा, खरीदने की बात पहले मैंने की है। तुरम खान ने कहा, अरे इस परिंदे को खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। फन्ने खान ने कहा, तुम जैसा टीचर तो ये खरीद ही नहीं सकता। ये सुनते ही तुरम खान ने फन्ने खान को धक्का देकर गिरा दिया। मुझे टीचर कहता है, अपनी औकात देखी है? और दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। करमदीन ने जो ये माजरा देखा तो दौड़ा दौड़ा गांव के काजी साहब के पास पहुंच गया और सारी बात सुना दी। काजी साहब ने दोनों फरीकों को अपने पास बुला लिया और ये फैसला सुनाया कि दोनों अपनी ताकत का मुजाहिरा करें। कुश्ती का मुकाबला होगा। जिसने मुकाबला जीत लिया वो सुरखाब खरीदने का हकदार करार पाएगा। चुनाचा ऐलान करके गांव वालों को इस मुकाबले की इतला दे दी गई। इधर गांव वाले मुकाबला देखने के लिए बेचैन थे। उधर फन्ने खान और तुरम खान ने भी मुकाबले के लिए कमर कस ली। फन्ने खान घर पहुंचते ही अपनी माँ से कहा, माँ जी, मेरे लिए 6 गिलास लस्सी और साथ 4-6 पराठे तो बना दो। आखिर मुझे मुकाबले के लिए जान भी तो बनानी है। तुरम खान के घर का मंजर भी कुछ मुख्तलिफ ना था। उनकी बेगम पराठों पर बलाई डाल डाल कर उनके सामने रखती जाती और वो जल्दी जल्दी सब चट कर जाते और साथ ही बीवी से कहते, अरे सुनती हो, थोड़ी देर में मुझे गर्म दूध में मेवे डालकर दे देना। और हाँ, दोपहर के खाने में पायों के साथ साथ 6 उबले हुए अंडे रखना मत भूलना। शाम में दोनों सरसों के तेल से अपने बदन की मालिश करवाते, अखाड़े में डंड पेलते, बैठके लगाते और भारी भारी वजन उठाकर कसरत करते। यूं ही एक हफ्ता गुजर गया। मुकाबले के रोज़ कुश्ती के मैदान में गोया मेले का समा था। अखाड़े के इर्द गिर्द रंग बिरंगी झंडियाँ लगाई गई थीं। एक तरफ चबूतरे पर स्टेज बनाया गया था जहां गांव के मोअज़्ज़िज़ लोग और काजी साहब बैठे थे। सुरखाब काजी साहब की कलाई पर बैठा था। उसके पैर एक डोरी से बंधे हुए थे ताकि वो उड़ ना सके। दूसरी हथेली में दाने थे जो सुरखाब वक्तन फ़वक्तन चुग रहा था। कुछ लोग बाजे और ढोल भी लाए थे और बजा बजा कर खूब शोर कर रहे थे। बाकी लोग तालियां बजाकर अपने जोश व खरोश का इजहार कर रहे थे। सलीम ग्वाले ने अपने बराबर में बैठे फजलू कुम्हार से कहा, आज तो कांटे का मुकाबला होगा, मगर तुरम खान के तेवर बता रहे हैं कि जीतेगा तो वही। फजलू कुमार ने अपनी कान पर बैठी मक्खी को हाथ से उड़ाते हुए सलीम ग्वाले की बात से इख्तलाफ किया। भाई तुम कुछ भी कहो, सुरखाब को तो फन्ने खान ही अपने घर लेकर जाएगा। मैंने उसे रोज़ाना सुबह 5-5 मील को दौड़ लगाते हुए और शाम में 3-3 घंटे अखाड़े में कसरत करते हुए देखा है। वो बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करके आया है। आखिर कुश्ती शुरू होने का ऐलान किया गया। दोनों रीफ आमने सामने खड़े एक दूसरे को चित करने की नीयत से कभी दाएं जानिब घूमते तो कभी बाएं। तुरम खान का चेहरा गुस्से से तमतमा था। उसने आंखें से कट कर अपनी लंबी लंबी कमानदार मूंछों को तौ दिया तो फन्ने खान ने भी अपने चमकते हुए गंजे सर पर हाथ फेरते हुए दोनों मुठ्ठियाँ भींच लीं। दोनों ने मुकाबला शुरू होने से पहले सुरखाब पर नज़र डाली जो बेफिक्री से दाने चुगने में मसरूफ़ था। मुकाबले के निगरान ने सीटी बजाई तो फन्ने खान ने
न आओ देखा न ताओ। जट तुरम खान की कमर पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, मगर ये क्या, तुरम खान तो मछली की तरह उनके हाथों से फिसल गया, क्योंकि तुरम खान ने अपने बदन पर सरसों का तेल मला हुआ था ताकि फन्ने खान की गिरफ्त में ना आ सके। अब तुरम खान ने फन्ने खान का बायां बाजू पकड़कर इन्हें नीचे गिराने की कोशिश की, मगर फन्ने खान ने अपनी एक टांग उनकी टांगों में अड़ाकर इन्हें ज़मीन पर गिरा दिया। तुरम खान बल खाकर फौरन उठ खड़ा हुआ। दोनों हरीफ अपने अपने दाव पीछ लड़ा रहे थे। अचानक पहाड़ियों के पीछे से एक बहुत बड़ा उकाब नमूदार हुआ और एक ही झपट्टे में सुरखाब को पंजों में दबाकर ले उड़ा। यह सब कुछ ऐसा आना फाना हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही ना मिल सका और काजी साहब समेत तमाम तमाशाइयों के मुंह खुले के खुले रह गए। दोनों पहलवान मुकाबला जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे कि मैच के निगरान ने सीटी बजाते हुए मुकाबला ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। दोनों ने पहले तो हैरानी से निगरान को और फिर तमाशाई को देखा, जो अपनी अपनी जगह से उठकर मैदान से बाहर जा रहे थे। फिर जैसे ही उनकी नज़र काजी साहब पर पड़ी, मुंह उठाए आसमान की तरफ देख रहे थे। निगरान ने इन्हें बताया कि जिस सुरखाब की खातिर वो लड़ रहे थे उसे तो एक उकाब उचक कर ले गया। अब तो दोनों की शक्लें देखने के काबिल थीं। फन्ने खान तो वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गए और तुरम खान आंखों में आंसू आए, ठंडी आहें भरने लगा। इन नादानों के ख्याल में किस्मत बनते बनते बिगड़ गई थी। दोस्तों, किस्मत तो उन्हीं पर मेहरबान होती है जो फजूल कामों में वक्त ज़ाया करने की बजाय मेहनत और लगन से अपना काम करते हैं।